तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है, या फिर मरता है, जो भी है। पैसे पे तो भाई मरना ही चाहिए, क्योंकि अगर पैसा ना होगा तो भाई आजकल की युगों में क्या ही होगा, आजकल के दिनों में क्या ही हम खरीद सकते हैं या फिर क्या ही हम लोग क्या ही कर सकते हैं। साइड द पार्ट, हाँ सच में जो है पैसा का वैल्यू जो है वो दिन प्रतिदिन इतना घटते जा रहा है। 3 दिसंबर 2025 में जहाँ पे $1 का वैल्यू जो है इतना बढ़ चुका है, इंडियन करेंसी के हिसाब से $1 इक्वल्स टू 90 रुपीज बन चुका है, मतलब 90 जो है क्रॉस कर चुका है। आलोचक ये भी बोल रहे हैं कि भाई कुछ ही दिनों में वो 100 भी क्रॉस कर जाएगा, मोदी साहब तो देखते रह जाएंगे। रुपया जो डाउनफॉल हो रहा है उसके पीछे एक मेजर रीजन है कि भाई साहब डॉलर भी स्ट्रांग हो रहा है। डॉलर भाई बहुत एक स्टेबल करेंसी है। यूएसए का जो 3 इंडस्ट्री है, आप टेक मान लीजिए, आप डिफेंस मान लीजिए, उन लोगों का जो अदर्स जो एस्पेक्ट्स है उसके हिसाब से ऑब्वियसली पेट्रोल तो आपका डॉलर के साथ पैक्ड है ही, तो ये जो हर एक चीज है इसके लिए यूएसए का जो डॉलर है वो बहुत ही स्टेबल करेंसी माना जाता है टिल नाउ। इसके अलावा भी कुछ और एस्पेक्ट्स है जिसके हिसाब से जो है भाई यूएस डॉलर का कमियां अभी मार्केट में दिख रहा है, क्योंकि अगर मार्केट में किसी चीज का कमियां आएगा तभी जाके उसका डिमांड बढ़ेगा ना। तो जाहिर सी बात है, तो हम लोग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स को हम लोग आलोचना करेंगे एंड समझने का थोड़ा ट्राई करेंगे कि एक्चुअल में माजरा क्या है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस। मेनली देयर आर 3 रीजंस जिसके चलते जो है डॉलर का डेफिसिट अभी मार्केट में इतना बढ़ चुका है। 3 रीजन है, वो है आपका एक है टैरिफ एंड टैरिफ, क्योंकि अभी यूएसए के साथ जो है इंडिया का उतना डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है उतना अच्छा नहीं चल रहा है। बहुत सारा ऐसा भी मानने को आ रहा है कि भाई ये जो आपका ट्रम्प चाचा जो है वो अपना टैरिफ इंक्रीज करने वाला है, क्योंकि रिसेंटली वेनेजुएला के ऊपर अटैक करने के बाद उन्होंने मतलब बाकायदा डायरेक्टली बोल दीजिए या फिर इनडायरेक्टली बोल दीजिए, थोड़ा इंडिया को थ्रेटनिंग भी दिया है कि भाई आप संभाल के रहो, आपके ऊपर टैरिफ बनने वाला है। नफ्टा करके एक जो नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चलता है, वहाँ पे यूएसए, मेक्सिको, कनाडा जो सब अपने अपने जो देश है उसके भीतर में जो आपका एग्रीमेंट चलता है। तो मेक्सिको भाई अपने ट्रम्प चाचा को खुश करने के लिए जो आपका खुद का जो टैरिफ है वो इंक्रीज कर दिया है, मतलब ऑटो व्हीकल्स या फिर जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर से बिलोंग करता हुआ प्रोडक्ट है वो अगर मेक्सिको में जाएगा तो उसके ऊपर टैरिफ लगने वाला है। तो एक्चुअली वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वो ट्रम्प को खुश करना चाहता है, इसलिए अपना जो है टैरिफ बढ़ा दिया है। तो ये जो पूरा टैरिफ का भी जो पीरियड चल रहा है उसके लिए जो है भाई डॉलर का डिफिसिट, मतलब ऑब्वियसली एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो डॉलर भी अपने मार्केट पे कम ही आ रहा है। और जो दूसरा पॉइंट है अपना सिल्वर एंड गोल्ड का जो वैल्यू है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। तो इसके चलते ऑब्वियसली आपको पता है, सभी को पता है कि इंडिया जो है ग्लोबली 5th रैंक पे है आपका गोल्ड इंपोर्ट करने में, मतलब भारी मात्रा में हम लोग गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ हम लोगों का सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। हम लोग बहुत सारा जो घर गृहस्थी में हम लोग गोल्ड खरीदना पसंद करते हैं, कोई भी ओकेशन अगर हो वहाँ पे गोल्ड खरीदना हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, सिल्वर भी एज इट इज जो है। तो इसके चलते जो है गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस जो हाई हुआ है एंड हम लोगों का इंडिया को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता है। इसके चलते जो है भाई साहब थोड़ा सा जो है डॉलर का डिफिसिट हुआ है। एंड थर्ड जो मेन रीज़न है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, भाई साहब 1.5 लाख करोड़ का शेयर मार्केट में बेच के वो लोग फरार हो गया। फरार नहीं मतलब कोई इलीगल काम नहीं किया है, मतलब वो अपना जो शेयर्स जो है वो बेच के वही चला गया है। तो इसके चलते जो है बहुत बड़ा जो है एक झटका मिला है अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के खाते में। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट सीधा सीधा बात है कि भाई हर एक इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन का लेखा जोखा है, बहुत ही सिंपल भाषा में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है 2 खाता रहता है, एक कैपिटल, एक है करेंट। कैपिटल बुक में जो रहता है, मतलब कैपिटल अकाउंट में जो रहता है वो आपका जो है आपका FPI बोल दीजिए, आपका FDI बोल दीजिए, आपका जो है NRI डिपॉजिट्स बोल दीजिए, आपका लोन्स जो है सब कुछ है उसके अंदर में फिक्स्ड। एंड जो करंट अकाउंट है उसमें आपका इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, डोनेशन है, रेमिटेंसेस है, मतलब कितना सारा अगर रेमिटेंसेस जो हम लोगों का भाई बहन जो है, जो हम लोगों का डायस्पोरा है बाहर से जो इतना सारा रेमिटेंसेस भेजता है वो भी उस अकाउंट पे
जो है लेखा जोखा होता है। तो ये जो बीओपी है, मतलब ये पूरा जो सेक्टर है, इसमें थोड़ा सा भाई झटका मिला है, क्योंकि दूसरे साइड में एफडीआई जो है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर जो है, वो भी जो है अपना शेयर जो है बेचता ही चला जा रहा है। क्योंकि लेंसकार्ट के अंदर में जो आपका बाहर का एक कंपनी है सॉफ्टबैंक करके, उसका जो है शेयर था। जब लेंसकार्ट का आईपीओ लॉन्च हुआ तो अपना जो पूरा शेयर है वो जनता में बांट के नहीं, बेच के चला गया। ये कोई खराब चीज नहीं है, इसको रिपाट्रिएशन कहा जाता है इकोनॉमिकल वर्ड में। तो रिपाट्रिएशन कोई इलीगल चीज नहीं है भाई, सब पैसा अपना अपना कमाने आए हैं तो पैसा तो कमाएंगे। तो भाई इसके चलते भी बहुत सारा जो है डिफिसिट हो रहा है करंट अकाउंट में, या फिर आप बोल सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। अनदर साइड ट्रंप ने जो है डोनेशन भी बंद कर दिया है। मतलब हम लोगों को क्या होता है कि बाहर से एनजीओ की तरफ से भी बहुत सारा डोनेशन जो है डॉलर के माध्यम से आता था, तो हम लोगों का जो डॉलर का रिजर्व है वो बढ़ता था, लेकिन ट्रंप ने बाकायदा उसको भी बंद कर दिया है। तो ये सब चीज़ों के चलते जो है डॉलर का शॉर्टेज थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा हुआ है हम लोगों के मार्केट में, मतलब हम लोगों के पास में। तो भाई एक सिंपल सा मैटर है, जब ऐसा कहीं भी सिचुएशन आता था, पहले आरबीआई क्या करता था, अपना जो फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है वहां से क्या करता था, डॉलर निकलता था, मार्केट में जाता था एंड उसको क्या है कि फ्लो करवा देता था, उसको बर्न करता था, एक वॉरियर जैसा अपने आप को, मतलब ऑब्वियसली रुपया को प्रोटेक्ट करता था। लेकिन अभी जो है आरबीआई मैनेजर की तरह मतलब मैनेज कर रहा है कि रुपया चलो गिरता है तो गिरने दो, लेकिन उसको उतना तेजी से हम लोग गिरने नहीं देंगे, उसको थोड़ा थोड़ा करके हम लोग उसको गिराएंगे। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको क्रॉल लाइक मैकेनिज्म भी कहा जाता है, उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में जानते हैं। बेसिकली आपका जो है करेंसी एक्सचेंज करके एक रेजिम है बाकायदा, जिसको इकोनॉमी में हालांकि तीनों पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन अभी उसके अंदर में जो है चौथा पांचवा बहुत सारा पार्ट एडिशन किया गया है आईएमएफ के जरिए। क्योंकि क्रॉल लाइक जो मैकेनिज्म है, आईएमएफ जो अभी रिसेंटली एक आर्टिकल में उसने एस्टेब्लिश किया कि ये जो क्रॉल लाइक मैकेनिज्म है वो भी आपका करेंसी एक्सचेंज रेजिम का एक छोटा सा हिस्सा है। तो करेंसी एक्सचेंज रेजिम में हालांकि तीन जो है वो मेजर पार्ट है। आपका एक फ्री एंड पेग्ड करके एक रेजिम है, उसके अंदर में आपका और जो दूसरा है वो फ्री फ्लोटिंग करके एक है, एंड तीसरा जो है मिक्स्ड या फिर डर्टी फ्लोटिंग करके है। फिक्स्ड एंड पेक्ड करके जो रेजिम है उसमें क्या होता है कि अगर आरबीआई जो है बोल दिया है कि कल सुबह उठ के $1 इक्वल्स टू 10 रुपया होगा, मतलब 10 रुपया होगा, तो मार्केट को वही मानना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। और एक है फ्री, मतलब मार्केट ऊपर नीचे जाएगा, आपका पैसा जो है उसका भी वैल्यूएशन ऊपर नीचे जाएगा। तो हालांकि इतना फ्रीली हम लोग का आरबीआई उसको छोड़ता नहीं है, वो ठीक दोनों जो मैंने बोला है, एक फ्री और एक आपका फिक्स्ड, इस दोनों का जो मिडिल वे है वो आरबीआई मानता है। उसका नाम है डर्टी फ्लोटिंग या फिर मैनेज्ड फ्लोटिंग, या फिर आप बोल सकते हैं मिक्स्ड फ्लोटिंग। मतलब आरबीआई पूरा छोड़ता भी नहीं है मार्केट के ऊपर, आरबीआई पूरा कंट्रोल भी नहीं करता है। 1993 से लेके 2023 तक, मतलब लगभग पूरा जो टेन्योर था उसमें इंडिया जो है, मतलब बेसिकली आरबीआई जो है वो मैनेज्ड जो फ्लोटिंग है उसको ही मान के चला है, उसको ही इम्प्लीमेंट करते हुए ही अपना जो है अग्रसर किया हुआ है अपना काम को। तो ये जो मैनेज फ्लोटिंग है उसमें भी 3 डिटरमाइंड वेज है जिसके अंडर में जो है पूरा आपका करेंसी को कंट्रोल किया जाता था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैनेज्ड फ्लोटिंग के अंदर में जो फर्स्ट ऑफ ऑल 1993 से उसको माना गया है, उसका नाम है प्री डिटरमाइंड पाथ वे। मतलब एक जो वे है वो फिक्स्ड रहेगा, उसका प्राइस एकदम फिक्स्ड रहेगा, उसके ऊपर नीचे वो लोग उसको, मतलब अगर मान के चलिए कि एक रुपी का जो है वैल्यू गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है, भाई साहब इसके नीचे नहीं जाने का, मतलब उसके लिए जितना हो सके अपना पॉकेट से जितना सारा डॉलर हो सके वो खर्च करेगा। फिर जो है स्टेबलाइज्ड एक वे अपनाया गया है, मतलब जो आपका करेंट जो आपका करेंसी है उसका जो अमाउंट है उसको 2% के बैंडविड्थ के अंदर में उसको कंट्रोल किया जाएगा। मतलब अगर मान के चलिए 1 रुपी, मतलब $1 इक्वल्स टू 84 रुपीज, 84 के भीतर, मतलब 84 से 2% ज्यादा या फिर 2% कम, मतलब 84 से 86 एंड 84 से 82, इसके भीतर ही पूरा जो है अमाउंट को रखा जाएगा। उसके लिए जितना हो सके पैसा खर्च हो सके तो खर्च किया जाएगा। ऐसा अभी तक चल रहा था, लेकिन अभी जो मैंने बोला कि क्रॉल लाइक मैकेनिज्म को अपनाया गया है, इसके चलते जो आपका रुपी है, मतलब जो हम लोगों का जो करेंसी है उसका जो फॉल है उसको अच्छे से कंट्रोल किया जाएगा। वो भी एक बैंडविड्थ के अंदर ही उसको कंट्रोल किया जाएगा, मतलब 2% के अंदर ही अंदर उसको कंट्रोल किया जाएगा। मतलब एकदम धड़ाम से उसको गिरने नहीं दिया जाएगा, उसको जो है थोड़ा
कंट्रोल से थोड़ा अच्छे से उसको गिराया जाएगा। मतलब अच्छे से मतलब क्या है, उसको कंट्रोल करके उसको धीरे धीरे करके 2% के अंदर ही उसको गिराया जाएगा। इससे क्या होगा कि हम लोगों का जो पैसे का जो एक्चुअल वैल्यू है वो दिख जाएगा। चलिए पहले हम लोग बातचीत करते हैं कि ये जो पैसे का भाव इतना गिर चुका है उसके हिसाब से, मतलब उसके बिहाफ पे किन किन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मतलब एज अ इंडियन पर्सपेक्टिव हम लोगों को कितना फ़ायदा मिल सकता है ये जो भाव गिर चुका है डॉलर के हिसाब से। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट भी ये बार बार बोल रहा है कि भाई जो एक्सपोर्टर है उन लोग को बहुत ही किफ़ायती मौका मिला है, मतलब बहुत ही अच्छा एक मौका मिला है कि अपना जो है एक्सपोर्ट इंक्रीज कर दे। उसके बिहाफ पे जो है डॉलर पहले जितना मिलता था, मतलब ऑब्वियसली जितना डॉलर, अगर मान के चले कोई प्रोडक्ट उन्होंने एक्सपोर्ट किया $1 में, तो पहले जितना पैसा इंडियन रुपए में जितना आता था उससे ऑब्वियसली ज्यादा आएगा। ये जो एक्सपोर्टर का एक जो किफायती मौका आया है, ये जो एक अपॉर्चुनिटी आया है, उसको ग्रैब करना होगा। लेकिन मेरा एक पॉइंट यहाँ भी है, क्योंकि हम लोग उतना ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। हम लोगों का जो कंट्री है वो एक्सपोर्ट लीडिंग कंट्री नहीं है, मतलब हम लोग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री भी नहीं है एज इट लाइक चाइना। हम लोग जब चाइना का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि चाइना में युआन जो चलता है या फिर चाइना में जो करेंसी चलता है वहाँ पे कुछ डिप्रिशिएट नहीं हुआ है। एंड हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि इंडिया में जो है जो आपका मार्केट का जो इंटरनल जो इन्फ्लेशन है वो नहीं बढ़ा है, तो भाई यूएस का जो कस्टमर है वो हम लोगों के पास आएगा। इवन नॉट ओनली द यूएस का कस्टमर, चाइना का भी जो कस्टमर है वो हम लोगों के पास आएगा, हम लोगों से जो है चावल खरीदेगा। तो ये जो एक्सपोर्ट बढ़ सकता है इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग का जो एक्सपोर्टिंग का जो प्रोडक्ट है, मतलब वो जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो भी हम लोग को बहुत अच्छा करना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई चलो आप भतेरो हम लोग एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, क्वालिटी उतना मतलब नहीं बढ़ाएंगे क्वालिटी को, एकदम गंदा गंदा चीज जो है हम लोग भेजते रहेंगे। इससे क्या होगा कि इमेज तो हम लोग का खराब होगा ही होगा। तो हम लोग इसके ऊपर ऑब्वियसली चर्चा हम लोग को करना चाहिए कि भाई एक्सपोर्ट तो जरूर बढ़ेगा, लेकिन हम लोग एक्सपोर्ट क्या करते हैं, मतलब हम लोग एज ए इंडिया क्या ऐसा चीज हम लोग बाहर की दुनिया में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं जिसके चलते बाहर का जो पूरा कंट्री है, बाहर का जो पूरा वर्ल्ड है वो हम लोग के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। मतलब हम लोग के बिना वो लोग चल नहीं पाएगा। तब जाके हम लोग जो ये जो ऑफर है एक्सपोर्ट के ऊपर, हम लोग वो ऑफर को ग्रैब कर पाएंगे। क्योंकि एज एन एग्जाम्पल हम लोग क्रूड ऑयल के बिना जो है नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली बहुत सारा जो है क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट जो है हम लोगों को बाहर में भेजना पड़ेगा। हाँ, आप लोगों से कोई एक एग्जांपल बोल देगा कि भाई हम लोग फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बहुत ही अच्छा राज कर रहे हैं, मतलब बहुत ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाई वो जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हम लोग इतना इंपोर्ट मतलब इतना हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए जो एपीआई लगता है वो हम लोग बहुत ही ज्यादा लगभग 72% हम लोग जो है चाइना से इंपोर्ट करते हैं। मतलब आप मान के चलिए कि हम लोग जो पूरा एपीआई है जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो हम लोग 72% चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो ये जो आपका मतलब एक तरफ से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप इंपोर्ट इतना कर रहे हैं, मतलब ये जो डेफिसिट है ये तो कभी कम होने का नाम ही नहीं दे रहा है। दूसरी साइड आपको पता है कि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है E20 के ऊपर, E20 पेट्रोल को लेकर। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में वो शो होगा, आप जाके वो आप E20 का जो E20 पेट्रोल के ऊपर जो वीडियो है उसको आप पूरा चेकआउट कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे पहले भी बोला था कि E20 का जो मंशा है, E20 को जो इम्प्लीमेंट किया गया है गवर्नमेंट का जो मंशा है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम लोग का सेल्फ रिलायंस बढ़ेगा, सेल्फ रेजिलियंस बढ़ेगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगा, एंड पोल्यूशन के ऊपर भी हम लोग बहुत सारा जो है कंट्रोल कर सकते हैं, पोल्यूशन कम कर सकते हैं। लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत धड़ाम से हुआ है, मतलब सडनली बोला है, सो के उठा है, बोल दिया कि कल से हर एक व्हीकल में 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल मिलेगा। अभी इसके चलते जो है आपको एक न्यूज़ भी दिख रहा होगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल बनाने के लिए जो आपका स्टेपल लगता है, मतलब जो आपका शुगर केन लगता है, जो आपका क्रॉप मतलब लगता है, जो मेज, जो भुट्टा, जो कॉर्न लगता है, वो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब भाई ये कैसा मास्टर स्ट्रोक है, हम लोग क्रूड ऑयल को कम करने, मतलब क्रूड ऑयल हम लोग अगर जो मेरा इंपोर्ट है उसको हम लोग कम करने का जो ठान लिया था, अभी तो भाई वो कम हुआ, मतलब वो हम लोग कम इंपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन उल्टा
हम लोग जो है इथेनॉल बनाने के लिए जो जो प्रोडक्ट लगता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ये क्या मास्टर स्ट्रोक है मुझे पता नहीं। अगर हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बैलेंस है, जो बीओपी है, जो मेरा करंट अकाउंट है, उसमें अगर हम लोगों को डेफिसिट कम करना होगा तो हम लोगों को ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरे साइड जो रेमिटेंसेस से हम लोग को पैसा आता है उनमें भी हम लोग को बहुत बढ़ोतरी दिखने को मिलेगा, क्योंकि पहले जो है अगर कहीं से $1 आया है तो उसका जो मतलब दाम था उससे ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़ चुका है अभी। तो बैठे बैठे मतलब हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रेमिटेंसेस के ऊपर जो है वैल्यूएशन मिलेगा, उसमें हम लोग को एक बढ़ोतरी मिला है। लेकिन एक पॉइंट उधर भी है कि अगर वहाँ पे कुछ इन्फ्लेशन बढ़ गया तो भाई रेमिटेंसेस का जो आना जाना होगा वो शायद कम हो सकता है। एंड ऑब्वियसली हम लोगों का जो बाहर का जो डायस्पोरा है, पूरा जो इंडियन डायस्पोरा है, वहाँ से बाहर से हम लोगों को बहुत ही रेमिटेंसेस आता है, स्पेशली फ्रॉम द यूएसए एंड आपका अरब एमिरेट्स एंड हम लोगों का यूके। ये जो तीनों कंट्री है, गल्फ कंट्रीज बोल दीजिए या फिर यूएसए बोल दीजिए, यूके बोल दीजिए, ये जो तीनों जो सेक्शन है, तीनों सेक्शन से हम लोगों को बहुत सारा जो है रेमिटेंसेस आता है। तो इसमें एक जो है पॉजिटिव पॉइंट हमको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे तो हम लोगों को फायदा होगा। इसके अलावा भी बहुत सारा जो है टेक्निकलिटीज जो है हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी ध्यान दे रहा है कि भाई हम लोगों को एफडीआई, एफपीआई ये जो है बढ़ाना पड़ेगा। यही एफडीआई को बढ़ाने के लिए जो है गवर्नमेंट काम कर रहा है एंड इंश्योरेंस सेक्टर को पूरा ओपन कर दिया है। अभी जो विंटर सेशन में जो आपका पार्लियामेंट में जो सेशन चला है वहाँ पे भाई सीतारमण जी ने बोल दिया है कि 100% शुड बी ओपन फॉर द एफडीआई इन द इंश्योरेंस सेक्टर। मतलब इंश्योरेंस सेक्टर को ओपन कर दिया है कि अब ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का पूरा अप्रोच है कैसे ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर को अट्रैक्ट किया जाए मार्केट के अंदर में। नॉट ओनली दैट, शांति करके एक बिल भी लाया गया है, न्यूक्लियर बिल भी लाया गया है। उसके चलते न्यूक्लियर सेक्टर, न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को ओपन कर दिया गया है फॉरेन मार्केट के अंदर में। मतलब वो लोग जितना हो सके गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है कि भाई बाहर से बहुत सारा जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आए। उसके चलते जो है डॉलर का जो हम लोग का बकेट है या फिर बास्केट है वहाँ पे डॉलर का जो है क्वांटिटी वो बढ़ता रहे। बेसिकली रूपी का जो डेप्रिसिएशन हुआ है, मतलब अभी जो इतना उसका जो वैल्यूएशन कम गया है, मतलब उसका जो प्राइसिंग इतना गिर चुका है, उसके चलते कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि इसके चलते जो है हम लोगों के पॉकेट के ऊपर थोड़ा प्रेशर आ सकता है। थोड़ा क्यों बोला? क्योंकि हम लोगों का जो देश है वो इंपोर्ट ड्रिवन देश है। मतलब जो हम लोगों का जो कस्टमर है या मतलब हम लोगों का जो पूरा पॉपुलेशन है वो बहुत ही कंजम्पशन करता है। तो हम लोग बहुत जो सारा इंपोर्ट करते हैं। आप गोल्ड बोल लीजिए, आप सिल्वर बोल लीजिए, आप क्रूड ऑयल बोल लीजिए, आप कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट बोल लीजिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बोल लीजिए, इवन जो हम लोगों का नेटफ्लिक्स, अमेजोन, हर एक ओटीटी सब्सक्रिप्शन का भी प्राइस डिपेंड करता है डॉलर के ऊपर। मतलब अगर डॉलर का प्राइस बढ़ जाएगा तो हम लोग के ऊपर जो है, मतलब हम लोग के पर्सनल पॉकेट के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर आ सकता है। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली पेट्रोल का प्राइस थोड़ा बढ़ सकता है। तो पेट्रोल का अगर प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, हर एक चीज़ों का जो है दाम वो बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का दाम बढ़ेगा, हर एक चीज़ों का दाम बढ़ेगा। लेकिन इसमें एक थोड़ा छोटा सा पैच है। पैच क्या है कि जो ONGC आप बोल लीजिए, IOCL बोल लीजिए, जो भी हम लोग का पब्लिक सेक्टर यूनिट वाला जो कंपनी है जो कि ना गवर्नमेंट से पूरा बैक्ड है, मतलब वो जो कंपनी जो ऑयल को रिफाइन करता है एंड ऑयल को प्रोवाइड करता है हम लोगों के पास में, IOCL, BPCL जो भी है, तो ये लोग क्या करता है कि जब ये लोग का एक पॉलिसी है, ये पॉलिसी है कि भाई जब अगर क्रूड ऑयल का प्राइस अचानक से बहुत बढ़ जाता है या फिर अचानक कुछ अगर ऐसा जो आपका प्राइसिंग का जो हेरफेर होता है डॉलर या फिर रुपया का या फिर जो करेंसी मार्केट में अगर कुछ हेराफेरी होता है प्राइसिंग का, तो क्या करता है वो लोग भाई, जब प्राइसिंग बहुत ज़्यादा रहता है तो ये जो कंपनी होता है वो अपना जो है प्राइसिंग इंक्रीज नहीं करता है, वो सेम ही रखता है। मतलब अपना घाटा करके वो लोग जो है पेट्रोल बेचता है हम लोगों के पास में कि भाई जो हम लोग का मार्केट वो स्टेबल रहे। तो अगर जब वहाँ पे प्राइस
प्राइसिंग मतलब क्रूड ऑयल का प्राइस अगर कम हो जाता है तब वो लोग क्या करता है कि वो अपना प्राइस जो है कम नहीं करता है, वो वहां से अपना जो है मुनाफा ज्यादा से ज्यादा जो है खींच लेता है या फिर इनकम कर लेता है। तो इसके चलते जो है जब उन लोग का घाटा होता है ऑब्वियसली वो अपने पॉकेट से पूरा पैसा नहीं देता है, गवर्नमेंट भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है वहां पे कि मार्केट में जो है स्टेबिलिटी वो बरकरार रहे। ऑब्वियसली अब बहुत दिनों से आप देख सकते हैं कि भाई हम लोग का जो पेट्रोल का प्राइस है वो 100-104 ऐसे ही चलता रहता है। तो ये एक मैटर है कि मुझे ये आगे देखना पड़ेगा कि भाई ये जो अभी रुपया का जो भाव इतना गिर रहा है तो इसके चलते क्या सच में भाई हम लोग के पेट्रोल के प्राइस का दाम बढ़ेगा या फिर घटेगा, वो फ्यूचर में ही बोला जा सकता है। एंड नॉट ओनली दैट, अगर आप इसका एक और भी अच्छा पॉइंट ऑब्वियसली पॉजिटिव पॉइंट के अंदर भी इसको गिना जा सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अगर कोई कपल या फिर कोई बंदा अगर प्लानिंग करता है कि मुझे बाहर जाके एक टूर अरेंजमेंट करना है, मतलब एक टूर में मुझे जाना है बाहर में, तो क्या है कि भाई पहले अगर कुछ कॉस्टिंग लगता था, अभी वो अगर कॉस्टिंग करेगा तो ऑब्वियसली डॉलर का जो प्राइसिंग का सेक्शन है वो बढ़ चुका है, तो भाई उन लोगों को ज्यादा कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। तो भाई वो लोग सोचेगा कि ठीक है हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, इंडिया में ही घूमेंगे, इंडिया में ज्यादा खर्चा करेंगे, ज्यादा लग्जूरियस जो है प्लेस में जाके लग्जूरियस वे में वो जो है टूर को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इसके चलते क्या है कि इंटरनल जो इकोनॉमी है उसमें भी थोड़ा जो है कंट्रीब्यूशन ज्यादा दिख सकता है, ऐसा सोचा जा रहा है। तो इंटरनल इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रेंथ मिलेगा। तो ये सब के चलते जो पूरा सिनारियो है, मुझे तो पर्सनली लग रहा है कि उतना ज़्यादा जो है इम्पैक्ट शायद नहीं पड़ सकता है। लेकिन अगर आप मोटा मोटा आप पूरा देखेंगे कि भाई हम लोगों का अगर इंपोर्ट ऐसा ही रहेगा, मतलब अगर मान के चलिए सच में वो क्रूड ऑयल का प्राइस को वो स्टेबल ना रख पाए या फिर पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ जाए तो उसमें भाई दिक्कत है। उसमें ऐसा हो सकता है कि प्राइसिंग इंक्रीज हो जाए तो हम लोगों के पॉकेट से थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्चा हो सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर रुपया का वैल्यू दिन प्रतिदिन ऐसा घटता जाएगा डॉलर के हिसाब से, तो हम लोगों के ऊपर एक अलग ही प्रेशर क्रिएट होगा दूसरे टाइप का। हम लोग मतलब हम एज अ इंडियन या फिर बहुत सारा जो इंडियन कंपनी है या फिर बहुत सारा जो आपका PSU है या फिर खुद जो इंडिया बहुत सारा वर्ल्ड मार्केट से या फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से या फिर वर्ल्ड बैंक से या फिर IMF से बहुत ही जो है डेप्ट जो है बोरो करता है, मतलब बहुत पैसा उधार लेता है। ऑब्वियस सी बात है कि भाई वो पैसा उधार लेके सस्टेनेबल ग्रोथ के पीछे या फिर डेवलपमेंट के पीछे वो लोग यूज़ करता है। कुछ टाइम पे फ्री वीज के पीछे भी बहुत सारा जो है खर्च करता है इंडियन गवर्नमेंट। तो ये जो डेप्ट लेता है या फिर बोरो करता है, इसको चुकता भी तो करना पड़ेगा ना। तो चुकता करने के टाइम पे अगर रुपया का वैल्यू इतना गिर जाएगा तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसा खर्च करना पड़ेगा वो डेप्ट को कवर करने के लिए या फिर वो डेप्ट को मिटाने के लिए। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि अगर डॉलर का प्राइसिंग इतना बढ़ता जाएगा एंड रुपया का वैल्यू इतना घटता जाएगा एज अ मतलब डॉलर के हिसाब से, तो भाई हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा वो डेप्ट को मिटाने के लिए। अभी जो वर्ल्ड में हम लोगों का मतलब इंडिया का जो एक्सटर्नल डेप्ट है वो 700 बिलियन के करीब है, उससे भी ज़्यादा है करंट के हिसाब से। तो हम लोगों का जो एक डेप्ट है वो धीरे धीरे वो बढ़ता ही जाएगा। अगर रुपया का वैल्यू इतना गिर जाएगा हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा रुपया खर्च करना पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारा जो इकोनॉमिस्ट है या फिर एनालिस्ट है वो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई RBI अभी सेवियर बन के आएगा तो अपना जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वहाँ से भाई डॉलर निकल के एकदम पंप करना स्टार्ट कर देगा, फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। इससे क्या होगा कि डॉलर का फ्लो बढ़ जाएगा, रुपया का वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा। लेकिन भाई साहब अभी जो RBI का अप्रोच है वो बहुत ही अलग है। पहले जैसा वॉरियर लाइक अप्रोच नहीं है, अभी वो मैनेजर बन चुका है। उन्होंने मतलब RBI जो है वो साफ साफ कह दिया है कि भाई अभी हम अपना बकेट से इतना डॉलर लेके वहाँ पे पंप नहीं करेंगे। रुपया अगर गिरता है उसको गिरने दो, उसका एक्चुअल वैल्यूएशन पे उसको आने दो। हम लोग अगर बाई चांस इंडिया कभी वॉर लाइक सिचुएशन में चला जाए या फिर नेशनल सिक्योरिटी में कुछ आपदा आ जाए या फिर कुछ इमरजेंसी आ जाए या फिर कुछ कोविड लाइक सिचुएशन फिर से आ जाए, तब भाई साहब RBI के पास पैसा कहाँ से होगा। इसीलिए RBI का जो अभी एक नया अप्रोच है वो थोड़ा अलग है पिछले वाले से। अभी जो रुपया को लेके इतना सारा जो केओस मचा हुआ है, रुपया का जो डिवैल्यूएशन वो कोई अभी का इंसिडेंट नहीं है। रुपया का डिवैल्यूएशन लगभग
3 टाइम्स किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1949 में किया गया है, देन 1965 में किया गया है, देन 1991 में किया गया है। 1949 जस्ट रिसेंट वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, तभी यूके का जो इकोनॉमी था वो पूरा कोलैप्स हो चुका था एंड पहले इंडिया का जो करेंसी था वो यूके के करेंसी के साथ पूरा पेक्ड था, इसलिए बाय डिफॉल्ट यूके का जो करेंसी है वो डिवैल्यूएट करता है एंड उसके साथ ही साथ हम लोगों का मतलब इंडियन करेंसी भी डिवैल्यूएट करता है। ये तो गया फर्स्ट ऑफ ऑल जब डिवैल्यूएशन हुआ था। उसके बाद 1965 में जो एक हाहाकार मचा हुआ था इंडिया में, इंडो चाइना वार, इंडो पाकिस्तान वार, एंड उस टाइम पे हम लोग के इंडिया पे त्रिकाल हुआ था, मतलब इतना जो ड्रॉट हुआ था, इतना जो वेदर के चलते इतना अवस्था खराब था इंडिया में। उस टाइम पे इंडिया यूएसए के पास में जो है हेल्प मांगने गया था, क्योंकि यूएसए तब PL 48 करके एक स्कीम के तहत पे 1954 में जो एक स्कीम था यूएसए के अंदर में, तो उसी स्कीम के अंदर में जो है यूएस हर एक कंट्री को मुफ्त में कुछ गेहूं देने वाला था, मतलब गेहूं दे रहा था। लेकिन जब इंडिया मदद मांगने गया था एंड हेल्प के लिए उनके पास गया, तो भाई यूएसए जो करारा जो रिप्लाई दिया उसके चलते जो है इंडिया का ऊपर जो है बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ा था, क्योंकि यूएसए साफ साफ बोल दिया कि हम लोग तुमको गेहूं देंगे लेकिन तुम्हारा जो अभी रुपया का जो वैल्यू है उसको डिवैल्यूएट करना पड़ेगा, फिर जाके हम लोग जो है तुम लोगों को गेहूं प्रोवाइड करेंगे। तो वो एक सेकेंड रीज़न था जब जो करेंसी मतलब इंडियन करेंसी जो है वो डिवैल्यूट किया था। एंड 1991 में जब हम लोगों का बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत क्राइसिस हो चुका था, उसके चलते भी जो है हम लोगों का डिवैल्यूएशन हुआ था। नॉट ओनली दैट, उस टाइम पे इंदिरा जी का भी असैसिनेशन हुआ था, पंजाब में इमरजेंसी था, हर एक चीज़ जो है 1991 के इर्द गिर्द था, तो उसके चलते 1991 में भी जो है डिवैल्यूएट किया गया था। ये जो डिवैल्यूएशन का चक्कर है कोई नया चीज़ नहीं है, इसके पहले 3 बार हो चुका है। नॉट ओनली दैट, नीड और रीड वैल्यू का भी जो महत्व, इसका जो सिग्निफिकेंट है उसके ऊपर बहुत है। नीड और रीड का जो पूरा माजरा है इसको हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में एक पार्ट 2 ला के उसको पूरा कवर करेंगे, उसमें आपको और भी डिटेल में उसका आइडिया मिलेगा, तो और भी अच्छे से आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो रुपया का जो वैल्यू है, मतलब जो उसका डॉलर के हिसाब से जो वैल्यू है इतना घटता या फिर बढ़ता क्यों है, या फिर वो स्टेबल इतना क्यों नहीं रहता है। तो इसीलिए आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि भाई अभी जो करेक्शन हो रहा है, पूरा जो मेजर करेक्शन हो रहा है रुपया के अंदर में, कि पहले जो है आरबीआई पूरा वॉरियर टाइप था कि भाई हम रुपया को उतना गिनने नहीं देंगे, इसके साथ हम लोगों का जो है मेरा सम्मान, जो हम लोगों का इंडिया का सम्मान है वो जुड़ा हुआ है। ऑब्वियसली एक जो है साइकोलॉजिकल दिक काम करता है, एक जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव काम करता है कि भाई हम लोग देखना चाहते हैं कि हर एक जगह पे इंडिया आगे रहे। ऑब्वियसली वो करेंसी के हिसाब से बोल दीजिए, आप प्ले ग्राउंड में बोल दीजिए या फिर पॉलिटिकल ग्राउंड में बोल दीजिए, हम लोग देखना चाहते हैं कि इंडिया आगे रहे। तो उसके हिसाब से जो है हम लोग का जो साइकोलॉजिकल माइंड भी बोलता है कि भाई हम लोग का जो रुपया का वैल्यू है वो भी टॉप 5 या फिर टॉप 10 के अंदर ही काम करता रहे। लेकिन हालांकि अभी जो माजरा चल रहा है कि भाई हम लोगों का जो रुपया है सिर्फ डॉलर के हिसाब से नहीं, हर एक करेंसी के हिसाब से, आप यूरो बोल लीजिए, पाउंड बोल लीजिए, इवन एशिया का टॉप वर्स्ट करेंसी बन चुका है, मतलब परफॉर्मिंग के अंदर में, मतलब इतना खराब, इतना बुरा जो है परफॉर्म कर रहा है। लेकिन हालांकि ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो रुपया का जो इतना खराब परफॉर्मेंस है, शायद कुछ एक अच्छा आउटपुट आने के लिए उसके पहले कुछ होता है ना, मतलब एक अच्छा कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आने के लिए पहले कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट या फिर नेगेटिव जो एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसके बाद जाके एक पॉजिटिव एक जो आउटलुक आता है। तो ये फ्यूचर ही बोल पाएगा कि इसके ऊपर क्या हो सकता है। लेकिन एज एन इंडियन मुझे ये ज़रूर लगता है कि हम लोगों को हर एक चीज़ों को बहुत अच्छे से, बहुत सिग्निफिकेंट वे में उसको एक्सेप्ट करना चाहिए एंड एक्नॉलेज करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारा ऐसा पॉलिटिशियन ऐसा भी अपना अपना जो है भाषण या फिर अपना जो है ओपिनियन पेश कर रहा है सबके सामने कि भाई पॉकेट में हम लोग थोड़ी डॉलर लेके घूम रहे हैं, हम लोग तो रुपया लेके घूम रहे हैं, हम लोग को क्या ही फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है, हर एक चीज़ को हम लोग ऐसे ही उड़ा नहीं सकते हैं भाई, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है। एंड लास्टली आई जस्ट वांटेड टू से दैट कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स डाउन बिलो पार्ट 2 करके, तो हम लोग पार्ट 2 के ऊपर ज़रूर काम करेंगे। टिल देन
प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग।